हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिट एजुकेशन। मेरा नाम है अक्षय मिश्रा और आप क्या पढ़ रहे हैं क्लास 9 फिजिक्स की सीरीज। तो प्रीवियस वीडियो में क्या किया हमने, अपना सेकंड लॉ के बारे में बात किया कि सेकंड लॉ क्या होती है, उसका स्टेटमेंट क्या होती है, उससे हम क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखा। अब आगे बढ़ेंगे, ये वाला कौन सा पार्ट रहेगा, हमारा फिफ्थ पार्ट रहेगा। इसके पहले हमने कितना पार्ट पढ़ लिया है, 4 पार्ट पढ़ लिया है। इसमें हम क्या देखेंगे, इंपल्स के बारे में देखेंगे कि इंपल्स क्या होता है, उससे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं, और आगे जाके हम क्या देखेंगे, सेकंड लॉ के एप्लीकेशंस भी देखेंगे। सेकंड लॉ का एप्लीकेशंस के बारे में एक बार हमने थोड़ा सा देखा, फिर उसके बाद थर्ड लॉ के बारे में भी हम देखेंगे कि थर्ड लॉ क्या होती है और उसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं, ये देखेंगे। तो ये आप चैनल में नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो बिल्कुल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो पहला टॉपिक रहेगा हमारा इंपल्स। शुरू करते हैं वाला वीडियो। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि डेफिनेशन क्या होता है इंपल्स का। यदि नॉर्मल बात करें कि इंपल्स क्या होता है, तो वो छोटे उसकी फोर्स है, मतलब एकदम छोटे टाइम के लिए वो एक्ट करती है। जैसे आपने किसी बॉल से बैट, मतलब बैट से बॉल को हिट किया, तो अचानक से जो आपने फोर्स लगाई, फोर्स और स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, उसी को हम क्या बोलते हैं, इंपल्स बोलते हैं। ठीक है, देखते हैं। इंपल्स के बारे में देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या रहेगा अपना, डेफिनेशन। क्या बोल सकते हैं, इट इज टर्म इट इज टर्म्ड एज द टोटल इम्पैक्ट ऑफ फोर्स। क्या बोल सकते हैं इसको, टोटल इंपैक्ट ऑफ फोर्स। इंपैक्ट ऑफ फोर्स का मतलब क्या है कि अचानक से कोई फोर्स लग रही है कोई थोड़े टाइम के लिए। इसको बेस्ट तरीके से हम क्या बोल सकते हैं, किसी को भी हम हिट कर रहे हैं, जैसे बैट से हमने बॉल को हिट किया या स्टिक से किसी को हिट किया, तो सेम उसी के प्रकार है। आगे देखते हैं। तो एक प्रकार से क्या है, ये फोर्स का इंपैक्ट है कि वो फोर्स कितना इंपैक्ट दे रही है, बस वो चीज हम कितने देर के लिए देखेंगे, थोड़े कम समय के लिए देखेंगे, शॉर्ट टाइम के लिए। नेक्स्ट पॉइंट देखें तो दिस इज इक्वल टू द change this is equal to the change in momentum किसका, बॉडी का, ऑफ द बॉडी। मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देगा जिसमें आपको बोलेगा कि इंपैक्ट निकालो। तो उस केस में आपको क्या करना है, किसी इनिशियल वेलोसिटी देखना है या फाइनल वेलोसिटी देखना है, मास हमें पता रहेगा, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, मतलब चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे, तो क्या मिल जाएगा हमें, इंपैक्ट मिल जाएगा। तो क्या होता है, किसके बराबर होता है, चेंज इन मोमेंटम। यदि मोमेंटम चेंज हो रहा है तो जरूर क्या होगी, वहां पे फोर्स लगेगी। और ऑब्वियस सी बात है, हमने क्या देखा सेकंड लॉ में, क्या देखा कि फोर्स क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की। ठीक है, और इंपैक्ट क्या है, फोर्स और छोटा टाइम है। तो यदि हमने वहां पे जो देखा था, उस हिसाब से हमने क्या देखा था कि फोर्स किसके प्रोपोर्शनल हो रही थी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की बाय टाइम, एक प्रकार से देख सकते हैं। और इंपैक्ट क्या है, फोर्स इनटू स्मॉल टाइम है, तो ये तो प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। तो सेम वही चीज है यहाँ पे। तो इंपैक्ट किसके बराबर होता है, एक प्रकार से रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। आगे जाके वही चीज हम देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब डेफिनेशन देखें इसका, इंपल्स इंपल्स, ये तीनों देख के आपको क्या हो जाएगा, अच्छे समझ में आ जाएगा। डिफाइंड impulse is defined as the product of, इसका प्रोडक्ट होगा ये फोर्स का और टाइम का, बस टाइम यहाँ पे क्या होगा, छोटा होगा। प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड स्मॉल टाइम। किसका प्रोडक्ट है ये, फोर्स का एंड स्मॉल टाइम इन विच फोर्स एक्ट्स। मतलब जितने छोटे से देर के लिए जो फोर्स एक्ट करी, अचानक से कुछ देर के लिए फोर्स लगी, तो वो क्या करेगी, उसको शॉक देगी, एक प्रकार का हिट करेगी, उसको पुश करेगी अचानक से कुछ देर सेकंड के लिए। इसी को हम क्या बोल सकते हैं, इंपल्स। तो क्या करेंगे, प्रोडक्ट होगा ये फोर्स का और टाइम का, मतलब एफ इंटू टी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इक्वल टू क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ही होगा।
ठीक है। अब ये क्या हुआ, ये तो उसकी तीन डेफिनेशन, पहला मतलब तीन उसके पॉइंट्स थ्योरेटिकल जो आपको एग्जाम में ऐसे ही लिखना रहता है। तो इम्पैक्ट क्या है, एक प्रकार से इम्पैक्ट ऑफ फोर्स है, क्या होता है, किसके बराबर होता है, चेंज इन मोमेंटम के होता है। कैसे निकालते हैं इसको, फोर्स इनटू टाइम करेंगे, फोर्स और वो टाइम इंटरवल क्या रहेगा, बहुत छोटा रहेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं मैथमेटिकल स्टेटमेंट, इसको मैथमेटिकली कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे, सेकंड लॉ यूज करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ, ठीक है। और ऑब्वियसली बात है किसकी लॉ है, ये मोशन की लॉ है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ओके, तो क्या होती है वो, F इजिकल टू एम ए, यही हमने प्रूफ किया था। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू डाल देंगे, तो क्या होता है v माइनस यू बाई टी होता है। ओके, a इजिकल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल बाई टाइम, ये तो हमने पहले इसके पहले वाले फर्स्ट चैप्टर में देखा है मोशन में। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या करते हैं, F इजिकल टू क्या हो जाएगा, ये m को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एम वी माइनस एम यू बाई टी ये आएगा। और इंपैक्ट क्या था हमारा, प्रोडक्ट था किसका, फोर्स और टाइम का। बस टाइम क्या है, शॉर्ट इंटरवल है वहां, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये टी को यहाँ ले लेते तो क्या हो जाएगा, एफ टी इज इक्वल टू एम वी माइनस एम यू। ये एम वी क्या है, फाइनल मोमेंटम, और एम यू क्या है, इनिशियल मोमेंटम, और एफ टी क्या है, इंपल्स। तो इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम आया, यही चीज जो हमें लिखनी थी, ठीक है। तो इम्पल्स कॉमा, जिसको हम कैसे डिनोट कर लेते हैं, आई से डिनोट कर देते हैं, इक्वल टू क्या होगा, एफ टी इक्वल टू, अभी जो एम वी है ये क्या है, फाइनल मोमेंटम है, तो इसको P2 ले लेते, और एम वी टू एम यू क्या है, ये क्या है, इनिशियल मोमेंटम, तो P1। ऐसे ही तो मोमेंटम डिनोट करते हैं, तो P2 माइनस P1, ये एक प्रकार से क्या आ गया हमारा, इंपल्स आ गया। और चेंज इन मोमेंटम, दोनों जो लाइन हमने दिखी थी स्टेटमेंट में, वो दोनों मैथमेटिकली भी हमको क्या है यहाँ पे दिख रही, ठीक है। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि जो इंपल्स आया है अपना, वो किसके बराबर है, चेंज इन मोमेंटम के बराबर है। दिख रहा है यहां से, इंपल्स एफ टी किसके बराबर है, चेंज इन मोमेंटम के, बिल्कुल। ओके, अब नेक्स्ट यदि बात करें एसआई यूनिट, तो जो इंपल्स की एसआई यूनिट होती है, याद रखिएगा वो मोमेंटम की एसआई यूनिट के बराबर होती है, दोनों की यूनिट सेम होती है। ऐसा क्वेश्चन एक दो नंबर में पूछता है कि क्या इंपल्स की, या ट्रू फॉल्स में भी पूछता है, हम देखेंगे ऐसा क्वेश्चन कि जो इंपल्स की यूनिट है वो मोमेंटम की यूनिट के बराबर है क्या, ट्रू या फॉल्स, तो ट्रू रहेगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, एक प्रकार से चेंज इन मोमेंटम ही तो है, और दो मोमेंटम की चीजें माइनस हो रही है, तो जो मोमेंटम की यूनिट रहेगी वही तो आएगी। तो ऐसा यूनिट देखे मोमेंटम की, तो अब इसको हम कैसे कर सकते हैं, आई इक्वल टू जो क्या है हमारा मोमेंटम है, अभी किसके बराबर होगा, क्या चीज का सम है, यहां से देख सकते हैं हम, फोर्स और टाइम। तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड्स, तो इंपल्स की यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन सेकंड। और देखें तो न्यूटन को यदि हम देखें तो वो क्या होता है, केजी मीटर। न्यूटन एक प्रकार से क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, मतलब न्यूटन क्या है, एक प्रकार की फोर्स है। तो एक तो ये वाली यूनिट हो गई, ठीक है, इसको पहले मार्क कर लेते हैं, न्यूटन सेकंड। दूसरी देखें तो न्यूटन क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास क्या होता है, केजी इनटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये न्यूटन की यूनिट हो गई। और यहाँ पे एक क्या है, इनटू है सेकंड्स में, ये डैश मतलब उसके साथ इनटू में। तो यहां से हम देखें तो ये सेकंड का स्क्वायर और सेकंड भी कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब एक और यूनिट क्या आई इंपल्स की, केजी मीटर पर सेकंड, ये एक और यूनिट आई। तो दोनों यूनिट किसकी है, उसी की है, मोमेंटम की है। केजी मीटर पर सेकंड किसकी यूनिट होती है, मोमेंटम की होती है। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, मास हो गया केजी, और वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। और सेम यही यूनिट किसकी होगी, इंपल्स की होगी। इसका मतलब हम मोमेंटम को न्यूटन सेकंड भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये दो क्या है, इंपॉर्टेंट यूनिट है, ये याद रखेंगे। और इसकी यूनिट क्या होती है, सेम मोमेंटम जितनी ही होती है। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं, इसी से रिलेटेड क्या करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं इंपल्स का, और देखते हैं क्वेश्चन कैसा रहता है। तो क्या बोल रहा है, एक फोर्स ऑफ 1000 न्यूटन विजिबल है। ओके, एक फोर्स है कितने न्यूटन की, 1000 न्यूटन।
इज अप्लाइड ओवर ए व्हीकल ऑफ 500 kg, वो अप्लाई हो रही है एक गाड़ी पे जो 500 kg की है. देन फॉर हाउ मच टाइम द वेलोसिटी ऑफ द व्हीकल विल इंक्रीज फ्रॉम 2 मीटर टू 10 मीटर पर सेकेंड. इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दिया है, कितना टाइम, और यहाँ पे टाइम निकालना है बोल रहा है. ऑल्सो फाइंड द इम्पल्स. पहले तो बोला कि टाइम निकालो, कि पहले 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है 500 kg वाली कार, ठीक है, उसमें फोर्स लगी 1000 न्यूटन, तो उसकी स्पीड हो गई 10 मीटर पर सेकंड. कितने देर में हुई, टाइम नहीं दिया, वही टाइम निकालो बोला. और क्या बोल रहा है, ऑल्सो फाइंड द इम्पल्स, और इम्पल्स भी हमें निकालने बोल रहा है. तो फोर्स पता है, टाइम निकाल लिए, तो फोर्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इम्पल्स आ जाएगा. ओके, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को. फर्स्ट क्या करते हैं, गिवन वैल्यूज देखते हैं. फोर्स दिया हुआ है 1000 न्यूटन की, कार का मास 500 kg, इनिशियल वेलोसिटी दिया है 2 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी जो हो रही है फोर्स लगने के बाद 10 मीटर पर सेकेंड. ओके, निकालना क्या क्या है, टाइम निकालना है टी, ये तो एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से निकल जाएगा, और आई निकालना है. आई क्या है, इम्पल्स. ये दोनों चीज निकालनी है, ठीक है. तो फर्स्ट क्या करते हैं, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज करते हैं और न्यूटन सेकंड लॉ यूज करेंगे. तो क्या होती है न्यूटन सेकंड लॉ, क्या होती है, F इज इक्वल टू ma होती है. ओके, अब यहां से यदि मैं a निकालना चाहूं तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, F बाई m हो जाएगा, ठीक है. और एक्सेलरेशन का एक और फॉर्मूला क्या होता है, जो या फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बोले, v माइनस u बाई टी, यही है. अब सारी टर्म हमें पता है, बस t नहीं पता है. तो यहां से क्या कर सकते हैं, हम निकाल सकते हैं. तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा, t देखें तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा, t ऊपर चले गया तो v माइनस यू तो वैसे ही है, ठीक है. t ऊपर आ गया और f नीचे आ जाएगा, और इन लोग दोनों के साथ क्या आ जाएगा, m आ जाएगा. ये ऐसा बना रिलेशन, ठीक है. इसको तो कहीं भी लिख सकते हैं m को, तो m को सामने लिख देते. m की वैल्यू कितनी थी 500. ओके, ब्रैकेट में v कितना है हमारा 10 और u है 2, तो 10 माइनस 2 बाई फोर्स कितने की 1000, ठीक है. यहां से कैंसल आउट करते हैं, 0 0 0 0 कैंसल आउट हो गया, ठीक है. 5 1 जा 5 2 जा, और ये 10 माइनस 8 कितना हुआ, 2. तो यहाँ पे टाइम कितना आ रहा है, 1 8 10 माइनस 8 हो गया, और नीचे क्या बचा, 2 बचा, तो टाइम आ रहा है 4 सेकेंड. तो 4 सेकेंड के लिए ही ये फोर्स लगी, तो उससे गाड़ी की स्पीड 2 मीटर से 10 मीटर पर सेकेंड की होगी. अब नेक्स्ट क्या बोला है, इंपल्स निकालने बोला है. टाइम इतना ही आ रहा है, ओके. तो ये क्या है हमारा एक आंसर, जो टाइम निकालने बोला था. अब नेक्स्ट इंपल्स. इंपल्स क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, फोर्स इनटू टाइम्स. फोर्स कितनी है 1000, और टाइम कितने का है 4 सेकेंड, ठीक है. तो इंपल्स कितना आ जाएगा, I इक्वल टू 4000, और यूनिट क्या होगी, न्यूटन सेकेंड, या हम बोले kg मीटर पर सेकेंड. तो ये आ गया नेक्स्ट वाला आंसर, 4000 ही आ रहा है. ओके, तो दोनों यूनिट आप लिखेंगे तो और बढ़िया है, और अच्छे से आपको लगे, मतलब जो चेकर रहेगा वो समझ में आएगा कि आपको, हाँ आपको अच्छे से आती है सारी चीजें. तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, इंपल्स निकाल सकते हैं. तो टाइम कितना लगा व्हीकल को 4 सेकंड, और उसमें कितना इंपल्स फोर्स लगी, वो कितने की 4000 न्यूटन सेकंड की है. ओके, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस देखते हैं जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है. तो ये क्वेश्चंस देखते हैं. फर्स्ट वाला देखते हैं. फर्स्ट वाला क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स है. ओके, देखते हैं क्या बोल रहे हैं. इफ ए बॉडी इज एट रेस्ट, यदि कोई बॉडी क्या है, रेस्ट में है, विजिबल है, ओके, इट्स वेलोसिटी इज इक्वल टू डैश. यदि कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो तो होगी, ठीक है. सो मोमेंटम विल बी, मोमेंटम भी क्या होगा, उसका जीरो होगा. तो वर्ड्स में लिखे, या
जीरो लिख दो। यदि कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी और उसका मोमेंटम भी क्या होगा, जीरो हो जाएगा। बिल्कुल। नेक्स्ट देखते हैं, इफ द टाइम टेकन टू ब्रिंग ए बॉल टू रेस्ट, एक मतलब कुछ जो टाइम लग रहा है किसी बॉल को रेस्ट में लाने के लिए, मूविंग विद सर्टेन वेलोसिटी v, जो वेलोसिटी v से मूव कर रही है, इज रिड्यूस टू हाफ, देन व्हाट विल बी द चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम और चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि टाइम को आधा कर देंगे, मतलब जो पहले वाला टाइम था t1 वो तो t ही रहेगा, और जो दूसरा वाला टाइम रहेगा वो क्या हो जाएगा, t/2 हो जाएगा, बोल रहे हैं ये। अब यहाँ पे यदि हम एक चीज देखें, इनिशियल और फाइनल मोमेंटम क्या होगा, तो जो बॉल है, बॉल की इनिशियल वेलोसिटी तो u ही रहेगी और फाइनल वेलोसिटी v ही रहेगी। ठीक है, ये तो चेंजेस नहीं होगी क्योंकि वो तो बस टाइम ही चेंज हो रहा है। यहाँ पे एक बॉल है, उसको हम क्या कर रहे हैं, कोई वेलोसिटी से वो चल रही है और रेस्ट में आ रही है धीरे से, वो मतलब एक कोई जीरो हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी, बस यहाँ पे टाइम ही चेंज कर रहा है, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा है। और ऑब्वियस ही बात है, जो बॉल का मास है वो भी क्या होगा, चेंज नहीं होगा। वो क्यों चेंज होगा, बॉल का मास। तो जब u, v और m चेंज नहीं हो रहा है तो इनिशियल और फाइनल मोमेंटम तो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। मतलब जो पहले था इनिशियल फाइनल मोमेंटम वही रहेगा, चेंज ही नहीं होगा। और चेंज इन मोमेंटम भी जो पहले था वही रहेगा, वो भी क्यों चेंज होगा जब इनिशियल और फाइनल मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा है। तो चेंज इन मोमेंटम भी क्या होगा, नॉट चेंज। बस टाइम ही तो चेंज हो रहा है, और टाइम से तो यहाँ पे अपने को कुछ लेना देना नहीं है, और मोमेंटम को भी टाइम से लेना देना नहीं रहता, वो मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है बस। तो सेकंड वाले का आंसर क्या होगा, दोनों का कुछ भी चीज चेंज नहीं होगी यहाँ। ठीक है, तो दोनों चीज क्या रहेगी, रिमेन सेम। फर्स्ट वाले को भी अब क्या बोलेंगे, इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम रिमेन सेम, इसको आपको वर्ड्स में लिखना पड़ेगा। और सेकंड वाले का भी यही लिखोगे, रिमेन सेम। ओके, थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। अ कार इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कार मूव कर रही है। मास ऑफ द कार इज 300 kg। कार का मास कितना है, 300 kg है। इफ ड्राइवर ऑफ द कार wants to change its velocity from 108 किलोमीटर पर आवर टू 90 किलोमीटर पर आवर, दो बार लिखा है मगर दोनों बार वही इसकी इनिशियल स्पीड है, और उसको अपनी स्पीड कम करनी है, 90 किलोमीटर पर आवर में आ रहा है, मतलब 90 क्या है, फाइनल स्पीड है उसकी। इन 2 मिनट्स, टाइम भी दिया हुआ है यहाँ पे 2 मिनट्स। तो याद रखिएगा, जल्दी जल्दी बनाते टाइम क्या होता है, ये 2 मिनट्स 2 सेकंड्स ले लेते हैं लोग और गलत हो जाता है। तो 2 मिनट्स दिया है, इसका मतलब 120 सेकंड्स लेके बनाएंगे आप। व्हाट फोर्स शुड बी अप्लाइड बाय द ब्रेक्स ऑन द टायर, क्या फोर्स लगेगी, मतलब ब्रेक्स में, ब्रेक्स जो है वो टायर पे कैसी फोर्स लगाएंगे पूछ रहे हैं आप। तो इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, हमें एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। एक्सेलरेशन से फोर्स निकल जाएगी। मास दिया है कार का 300 kg। ओके, ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बस इसमें क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। फर्स्ट देखते हैं गिवन वैल्यूज। u दिया है हमें इनिशियल वेलोसिटी 108 किलोमीटर पर आवर। अब इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या 1000/3600। 108 इंटू 5/18, तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। और कितना आएगा, कितना आ रहा है, इसको करेंगे तो हम 30 मीटर पर सेकंड। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। मास दिया है कार का 300 kg। फाइनल वेलोसिटी 90 किलोमीटर पर आवर। डी एक्सेलरेशन हो रहा है यहाँ, तो इसको भी चेंज करेंगे अपन। तो 90 इंटू 5/18, तो ये कितना आ जाएगा, 90 को चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 मीटर पर सेकंड। ओके, और क्या दिया है, टाइम दिया हुआ है 2 मिनट्स। तो 2 मिनट्स कितना हो जाएगा, 2 इंटू 60, मतलब 120 मिनट्स, 120 सेकेंड हो जाएगा। ये आ गया टाइम। निकालना क्या था अपने को, फोर्स निकालनी है, ब्रेक्स कितना अप्लाई कर रहे हैं, यही चीज अपने को निकालनी है। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। A इज इक्वल टू क्या होगा, v माइनस u/t। ठीक है, v कितना है अपना,
25 मीटर पर सेकेंड वाली वैल्यू रखेंगे 25 माइनस यू 30 बाय टाइम कितना है 120। अब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस में आएगा -5/120, बिल्कुल -5/120 आएगा, ऊपर वाला ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बहुत पॉइंट्स में आएगा, कितना आएगा, एक्सेलरेशन आएगा -0. यूनिट भी तो सही है ना, मीटर में ही है, ओके 0.0416 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया एक्सेलरेशन पॉइंट्स में। या आप इसको 10⁻³ में भी लिख सकते हो, कैसे भी लिख सकते हो, बस सही लिखना है। ओके अब यहां से क्या कर सकते हैं, हम आसानी से फोर्स निकाल सकते हैं। F इजिकल टू क्या होता है, ma, मास दिया हुआ है 300 kg और एक्सेलरेशन कितना मल्टीप्लाई होगा, माइनस में ही होगा वो 0.0416। तो जो फोर्स आएगी वो नेगेटिव आएगी, ऑब्वियस सी बात है, एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में, फोर्स भी नेगेटिव आ रही है, तो इसका मतलब क्या, गाड़ी आगे जा रही है और फोर्स उसको रोकने की कोशिश कर रही है, मतलब बैक डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, नेगेटिव फोर्स का मतलब। तो यहाँ पे फोर्स कितनी आ जाएगी, -12.5 न्यूटन। तो ये आ गया अपना आंसर, -12.5 न्यूटन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ वाला। स्ट्रेट ट्रू और फॉल्स बोल रहा है, ट्रू और फॉल्स देखना है। ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंपल्स एंड मोमेंटम हैव सेम यूनिट्स। मैंने बोला था कि इंपल्स और मोमेंटम की सेम यूनिट होती है, तो आप बोलेंगे हाँ सेम यूनिट होती है। कैसे, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी होता है। अब मास की यूनिट क्या होती है, केजी, और वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। अब इंपल्स देखें तो इंपल्स क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम होता है, फोर्स की यूनिट न्यूटन, टाइम की यूनिट सेकंड। अब न्यूटन क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये क्या होगा इनटू यहाँ पे सेकंड, ये कट गया एस, तो केजी मीटर बाई सेकंड आया। सेम जो इंपल्स की यूनिट है वही क्या, मतलब जो मोमेंटम की यूनिट है वही किसकी होती है, इंपल्स की होती है। ठीक है, तो दोनों की सेम यूनिट होती है। और सिंपली इंपल्स क्या है, चेंज इन मोमेंटम ही तो है, मोमेंटम का ही तो चेंज है। दो वेलोसिटी को माइनस करोगे तो जो आएगा आंसर वो भी तो एक वेलोसिटी ही रहती है और यूनिट भी तो सेम ही रहेगी। सेम वैसा ही यहाँ पे इंपल्स के केस। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 5। ए फोर्स ऑफ 50 न्यूटन, एक फोर्स है 50 न्यूटन की, एक्ट ऑन ए बॉडी ऑफ 1/10 सेकेंड्स। एक बॉडी में एक्ट कर रही है 1/1 के 10वें हिस्से तक के सेकंड्स में लग रही है, थोड़े टाइम के लिए लग रही है, मतलब एक प्रकार से इंपल्स ही लग रही है। फाइंड द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी। ये देखिए चेंज इन मोमेंटम निकालने बोला बॉडी का, तो हम जानते हैं चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, इंपल्स होता है। और इंपल्स कैसे निकाल सकते हैं हम, फोर्स और टाइम को मल्टीप्लाई करके, तो वही जो आंसर आएगा वही तो चेंज इन मोमेंटम आया, बिल्कुल। तो इसको देखते हैं, फोर्स दिया है, कितनी फोर्स दिया है यहाँ पे 50 न्यूटन की, और कितने टाइम के लिए लग रही है वो 1/10 सेकेंड्स के लिए। क्या निकालने बोला है, इंपल्स, चेंज इन मोमेंटम निकालने बोला है। तो हम जानते हैं इंपल्स इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम और इंपल्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, और इसी को क्या बोल सकते हैं, इक्वल टू एफ इंटू टी। तो एफ हो गया 50 और ये क्या है 1/10। तो यहां से क्या हुआ, ये 0 और 0 कैंसल आउट हो गया, तो सिर्फ कितना आया 5, बिल्कुल। तो चेंज इन मोमेंटम कितने का है, 5 kg मीटर पर सेकेंड, या इसको हम बोल सकते हैं और न्यूटन सेकेंड का, इतना क्या है चेंज इन मोमेंटम है। ठीक है, तो ये हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ के बारे में। तो न्यूटन्स की थर्ड लॉ क्या होती है, एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये उसका नॉर्मल तरीका, मतलब आप किसी भी चीज में फोर्स लगाते हैं तो वो चीज आपको एक अपोजिट रिएक्शन देगी। बस एक चीज होता है कि जो फोर्स और रिएक्शन रहता है दोनों अलग अलग बॉडी में रहता है, इसलिए वो एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करता। आप दीवार को ऐसे जोर से ढकेलने की कोशिश करोगे तो दीवार आपको एक रिएक्शन देगी, जिसमें आप हल्का सा पीछे की तरफ फेंका सकते हो एकदम जोर से, या आप किसी से दौड़ के जाके दीवार से टकराते हो तो आपको बहुत जोर से लगती है। क्यों, क्योंकि आप क्या होता है, रिएक्शन फोर्स आती है वहां।
ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं न्यूटन थर्ड लॉ के बारे में। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, अब फर्स्ट इसकी हम देखते हैं स्टेटमेंट, जो आपको डेफिनेशन ओरिजिनली लिखना रहेगा। तो स्टेटमेंट देखें क्या बोलती है। इट स्टेट्स दैट whenever an object, जब भी एक ऑब्जेक्ट exerts a force on another object, जब भी एक ऑब्जेक्ट फोर्स लगाएगा किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में, देन द सेकेंड ऑब्जेक्ट जिसपे फोर्स लगी है, सेकेंड ऑब्जेक्ट exerts, तो दूसरा ऑब्जेक्ट जो रहेगा वो क्या करेगा, exerts an equal and opposite force। किस पे लगाएगा ये इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे। इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, जब भी एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है तो जो दूसरा ऑब्जेक्ट रहेगा वो क्या करेगा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स क्या करेगा, एक्सर्ट करेगा पहले ऑब्जेक्ट पे। यदि मैं ऐसे बोर्ड में फोर्स लगाऊं तो बोर्ड क्या करेगा, मेरे ऊपर इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स देगा एक प्रकार से। इसी को हम क्या बोलते हैं, रिएक्शन बोलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट देखें इसका। तो यहां से एक चीज ये समझ में आती है कि जो एक्शन और रिएक्शन है दोनों क्या लग रहे हैं, अलग बॉडी में लग रहे हैं। जो फोर्स लग रही है उसको हम एक्शन बोलते हैं। Thus, action and reaction force, जो एक्शन है और रिएक्शन फोर्स आर इक्वल। इसमें लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, यही कि एक ही बॉडी में फोर्स लगी, उसी में रिएक्शन लगी तो रिजल्टेंट नेट फोर्स तो जीरो हो जाएगी। याद रखिएगा दोनों फोर्स अलग अलग बॉडी में रहती है। जो फोर्स लगा रहा है उसको एक्शन, और जो रिएक्शन मिल रहा है, ऐसा रिएक्शन हर जगह होता है। यदि कोई चीज रखी हुई है एक सरफेस में, ये एक डब्बा रखा हुआ है, तो इसका वेट क्या होगा, नीचे की तरफ एक्ट करेगा। ठीक है, इसके वेट के कारण क्या होगा, एक रिएक्शन फोर्स सरफेस इसको देगा, तभी वो एक जगह में हिल नहीं रहा। तो रिएक्शन फोर्स हर जगह लगती है, हर एक केस में। यही क्या है, न्यूटन्स की सेकंड लॉ, थर्ड लॉ है। तो क्या बोल रहा है, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। दोनों क्या रहती है, इक्वल रहती है मैग्नीट्यूड में, और डायरेक्शन में अपोजिट रहती है। एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, जितनी फोर्स रहेगी उतना ही रिएक्शन रहेगा, बस क्या रहेगा, उसका डायरेक्शन क्या रहेगा, अपोजिट रहेगा। ठीक है, ये ऐसा डेफिनेशन आपको लिखना है समझ के। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये रहेगा कि दोनों फोर्स अलग अलग बॉडी में रहती है। नेक्स्ट पॉइंट, दे still do not cancel each other। वो दोनों एक दूसरे को कैंसल नहीं करते हैं। each others effect, वो दोनों एक दूसरे का इफेक्ट कैंसल नहीं करते हैं, क्योंकि दोनों अलग अलग बॉडी में रहते हैं। because they act on different bodies। दोनों एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल नहीं करते, क्योंकि दोनों क्या है, अलग अलग बॉडी में क्या करते हैं, एक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है अपना सेकंड लॉ, मतलब थर्ड लॉ, न्यूटन्स की थर्ड लॉ। सेकंड लॉ मोमेंटम की है, फर्स्ट लॉ इनर्शिया की है, और थर्ड लॉ किसकी लिए, एक्शन और रिएक्शन की है। तो
क्या बोलती है, व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट, जब भी कोई ऑब्जेक्ट फोर्स लगाएगा किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे, तो जो सेकंड ऑब्जेक्ट रहेगा जिसपे फोर्स लग रही है वो क्या करेगा, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स देगा। इसको हम एग्जांपल से देखेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में, ठीक है। एक्सर्ट्स एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, thus the action and reaction force are always equal in magnitude, जितना एक्शन लगे रहेगा उतना ही रिएक्शन मिलेगा, मगर दोनों का डायरेक्शन अपोजिट रहेगा, एक्शन राइट साइड में लगा तो रिएक्शन लेफ्ट साइड में आएगा, ऐसा। और अगला पॉइंट देखें तो वो ऐसा नहीं सोचेंगे कि एक्शन रिएक्शन दोनों एक ही बॉडी में लग रहा है। थर्ड लॉ के मतलब न्यूटन्स थर्ड लॉ के लिए हमेशा दो बॉडी रहती है, एक बॉडी पहले के ऊपर, पहली बॉडी दूसरे के ऊपर फोर्स लगाती है, तो दूसरी बॉडी पहले के ऊपर रिएक्शन लगाती है, ऐसा। तो अब एक चीज को ढकेलेंगे तो वो आपको ढकेलेगी, ऐसा होता है। तो इसलिए दोनों कैंसिल आउट नहीं करते क्योंकि वो दोनों डिफरेंट बॉडीज में लगते रहते हैं, अलग अलग बॉडीज। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो क्या रहेगा, उसमें हम एप्लीकेशन के बारे में देखेंगे, थर्ड लॉ के बारे में, और कुछ न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू।